नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, कैसे हो? सभी ठीक हैं, सब बच्चे अच्छी तैयारियों में लगे हुए हैं, सीईटी वाला फॉर्म भी अप्लाई हो चुका है, यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी बच्चा ऐसा है, जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, वो 2, 4, 5 दिनों में अपने फॉर्म अप्लाई कर देना। बाकी सीईटी के साथ-साथ 28 तारीख को वनपाल वाला एग्ज़ाम भी है, तो उन बच्चों के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तो जो बच्चा वनपाल का एग्ज़ाम देने जा रहा है, उन बच्चों को चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। अच्छे से सोच समझ के अपना एग्ज़ाम करना है। उसके साथ टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। सोने का टाइम तो नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि सोने वाला टाइम तो पढ़ने वाले बच्चों का 11 या 12 बजे होता है। लेकिन वैसे ही इस खाना-पीना करने के बाद में जो रेस्ट का टाइम होता है, इस रेस्ट के टाइम में मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ, जिसमें आर्ट्स और कल्चर की आपको इस टाइम रेगुलर जो क्लासेस दी जाती है सीईटी के एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए, उस आर्ट्स और कल्चर की आज अपनी 5वीं क्लास होने जा रही है। इस 5वीं क्लास के अंदर हमने आर्ट्स और कल्चर के अंदर दुर्ग कंसेप्ट कवर करना है, क्योंकि हमने आर्ट्स और कल्चर का सबसे पहला टॉपिक उठाया था, जिसकी मैंने शुरुआत में भी आपसे बात करी थी कि 8 या 10 क्लास के अंदर जितने भी राजस्थान के दुर्ग से उन दुर्गों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और वो हम 8 या 9 क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। तो साथियों, आज अपनी 5वीं क्लास होने जा रही है आर्ट्स और कल्चर की। पहला टॉपिक अपना दुर्ग है। जितने भी इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं, उन दुर्गों के बारे में हमने पिछले 4 क्लासों में कंसेप्ट कवर किए हैं। जो भी बच्चा ऐसा है जो पिछली क्लासें नहीं देखी है, वो बच्चे पहले तो ज़रूर पिछली क्लासें लगा कर देखो और उसके बाद हर रोज़ आपको जो शाम को इसी टाइम क्लास मिलती है, उस क्लास के अंदर अपना सब्जेक्ट ढंग से कवर करो। राजस्थान जीके राजस्थान जीके का वेटेज हर राजस्थान की भर्ती में ज़्यादा रहता है। तो और काफ़ी बच्चों के संशय बना रहता है कि राजस्थान जीके सर नहीं कवर हो पाता, राजस्थान जीके कवर हो पाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप दिल्ली स्टेट का कवर करोगे ना, दिल्ली राजस्थान के जो जीके से नॉलेज क्वेश्चन है वो हर रोज कवर करोगे, यानी एक दिन भी अगर मिसिंग करते हो बीच में तो तैयारियां टूट जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ो हर रोज। जैसे खाना खाना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे भी अपनी हैबिट बनाओ कि पढ़ना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मकसद से आप अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के रेगुलरिटी से अपनी पढ़ाई किया करो। बचपना है, पढ़ाई के दिन है, घर वालों की अच्छी सपोर्ट है, पढ़ाई के लिए घर वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो फिर अपना फर्ज बनता है कि ढंग से हम अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई कंपटीशन की पढ़ाई के लिए थोड़ी मैच्योरिटी होनी जरूरी है। मैच्योरिटी का मतलब थोड़ा मैच्योर बनना जरूरी है, उसके बाद ही कंपटीशन क्रैक होता है, क्योंकि कंपटीशन क्रैक होने के बाद में कोई एक विभाग की जिम्मेवारी दी जाएगी आपको, तो उस विभाग की अगर जिम्मेवारी रखनी है तो मैच्योरिटी तो जरूरी है। और इसीलिए कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करने के लिए भी मैच्योरिटी जरूरी है। मैच्योरिटी किस प्रकार की होनी चाहिए कि कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है ना, तो वो अपना सहयोगी, अपना दोस्त उसी बच्चे को बढ़ाएगा जो बच्चा कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिससे उसका जो बैकग्राउंड है या फिर उसके इर्द गिर्द सोसाइटी के अंदर जो माहौल है, वो माहौल एक अलग टाइप का होना जरूरी है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो आज की जो चाल चलन है, जो फैशन है, जो आज का ट्रेंड है, उस ट्रेंड को त्यागना पड़ेगा और एक छिप के तैयारी करनी पड़ेगी। नई जनरेशन का दिमाग घूम चुका है, वो बिजनेस की तरफ अलर्ट हो रहे हैं, लेकिन पता है अपने को जो बच्चा 28-30 साल का है, कॉम्पिटिटिव के लिए 5-7 सालों से स्ट्रगल कर रहा है, उस बच्चे को पता है कि कॉम्पिटिटिव कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस हर किसी एक बच्चे का या हर किसी का टारगेट नहीं होता। टारगेट है तो भी किसी हर एक बच्चे का टारगेट पास नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस होता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, बिजनेस में अमाउंट की जरूरत पड़ती है, फिर बिजनेस आगे चलने पर बात होती है। तो आज की जो यूथ है, 16-17 साल के बच्चे, काफी बच्चों से सुना है कि सर हमें तो बिजनेस करना है। तो देखो बेटा, बिजनेस हर एक के कैरियर में नहीं होता, बिजनेस हर एक की किस्मत में नहीं होता। बिजनेस उनके लिए ठीक है जो बच्चे अच्छी पेमेंट अफोर्ड कर सके, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सके। मिडिल क्लास फैमिली में बिजनेस नाम आपने सुना ही है, बिजनेस के बहुत काफ़ी रूल होते हैं। हाँ, लेकिन हर एक बच्चे के किस्मत में नौकरी हो सकती है, अगर वो ट्राई करे तो। और इसीलिए मैं पहले ये बोलता हूँ कि पहले एक बार गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करो, उसके बाद आगे के करियर की बात है। एक बार आप ट्राई करके तो देखो। इसीलिए मैं सीईटी के लिए सभी बच्चों को आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर 2027 के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो 2026 का ये जो सीईटी एग्जाम है, इसको पार करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के साथ।
अगर यहाँ आप अच्छे मार्क्स कवर कर पाते हैं तो सीएटी के बाद 2027 के अंदर जो लगभग 35 विभाग के अंदर खाली पद पड़े, उन सभी विभागों की राजस्थान सरकार के द्वारा छोटी-मोटी, थोड़ी बहुत कम ज्यादा राजस्थान विभाग के द्वारा वैकेंसियां निकाली जाएगी। और अगर आप आज से ही तैयारी में लग चुके हो या फिर आज से ही शुरू कर रहे हो, तो आप 2027 के अंदर एक सरकारी कर्मचारी हो सकते हो। लेकिन उसके लिए आप में जुनून, स्ट्रगल और सबसे मेन है रेगुलरिटी, कि नियमितता होनी जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है और कोशिश जरूरी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कितना कुछ एनर्जी लगा रहे हो, कितना कुछ एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो इस स्ट्रगल के पीछे, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलो साथियों, क्लास 5वीं ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अपने आर्ट्स और कल्चर के हमने क्लासेस शुरू की थी दुर्ग से रिलेटेड, और हमने राजस्थान के काफी दुर्ग और किले पीछे पढ़ भी लिए। जो बच्चा नहीं देखा है वो बच्चे पीछे की क्लासें देखकर आगे की क्लासें लगाया करो, क्योंकि पीछे के कंसेप्ट कवर करोगे तभी आगे के कंसेप्ट कवर होंगे। आज हम 3 बड़े दुर्गों के बारे में बात करेंगे। जालोर दुर्ग राजस्थान के जालोर जिले में पड़ता है। जालोर के बाद तारागढ़ दुर्ग। वैसे तो देखो, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के 2 जिलों में, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के अजमेर में भी पड़ता है और तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के बूंदी जिले में भी पड़ता है। राजस्थान के बूंदी जिले में जो तारागढ़ दुर्ग है, उस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दुर्ग की आकृति तारे के समान है। जबकि जो अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग निर्मित है, उस दुर्ग का नाम तारागढ़ इसलिए रखा गया था क्योंकि मेवाड़ के शासक राणा सांगा का भाई था कुंवर पृथ्वीराज, और उसने इस दुर्ग का थोड़ा बहुत काम करवाया था। और उस काम करवाने के बाद में उसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया था। तो यानी अजमेर का तारागढ़ दुर्ग जो है वो महारानी के नाम पर है, जबकि बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है वो एक तारे के समान आकृति होने के कारण या ऊपर देखने पर तारे का जैसा दिखाई देने के कारण इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहा गया। और उसके बाद बात आती है भटनेर दुर्ग की, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे बना हुआ दुर्ग है। भूपत भाटिया ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग है जो ईंटों से बना हुआ है। यानी ज्यादातर राजस्थान में दुर्ग चूनों से बनाए जाते थे, लेकिन राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग कौन सा है जिस दुर्ग का निर्माण ईंटों के द्वारा किया गया है? या फिर राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग कौन सा है जिस दुर्ग में मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने जोहर किया था? तो भी आंसर आता है भटनेर दुर्ग, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अगर राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग और किले हैं, उन सभी दुर्ग और किलों के अंदर बात करें तो भटनेर जो दुर्ग है वो ऐसा दुर्ग है जिसने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेले। यानी बाहरी अटैक जो राजस्थान के अंदर हुए हैं वो सबसे ज्यादा भटनेर दुर्ग में हुए हैं। इसीलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग पूछ ले तो भी आंसर रहता है भटनेर दुर्ग। बाकी भटनेर दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, यानी राजस्थान की जैसे राजस्थान के पश्चिमी सीमा का प्रहरी हमने सोनारगढ़ किले को कहा था, जैसे उसी प्रकार अगर पूछ रहे राजस्थान के नॉर्थ साइड से सिक्योरिटी किस दुर्ग द्वारा दी जाती थी, राजस्थान के उत्तर सीमा का रखवाड़ा कौन सा दुर्ग था, या राजस्थान की उत्तरी सीमा का किवाड़ गेट किस दुर्ग को बोलते हैं, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो अपने आंसर रहता है भटनेर दुर्ग। कोई बात नहीं, हम सभी मिल बांट के एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। टेंशन लेनी नहीं है, अपने को बस साथ साथ में कवर करते हुए चलना है कि भी कौन से दुर्ग से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। तो 5वीं क्लास का पहला जो दुर्ग है वो दुर्ग है जालोर दुर्ग। यानी आज की क्लास का जो सबसे पहला दुर्ग है उस दुर्ग का नाम है जालोर दुर्ग। बाकी जिले के नाम से ये तो इतनी ज्यादा तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि सर ये राजस्थान के कौन से जिले में पड़ते हैं, क्योंकि यह राजस्थान के जालोर जिले में पड़ते हैं। जालोर दुर्ग है तो जालोर जिले में स्थित होगा। यानी जिला पूछे तो कौन सा जिला हो जाएगा? जालोर जिला। वैसे जालोर के अंदर एक सांचौर जगह पड़ती है। आज के टाइम में तो सांचौर को राजस्थान का जालोर से अलग कर दिया है, लेकिन भाई ये भी एक अच्छी बात आ गई कि सर पुराना एडिशनल पढ़े या नया एडिशनल पढ़े। देखो लास्ट एग्जाम हुआ ना एसआई का, तब तक भी पुराने एडिशनल पूछे गए, नए एडिशनल के चांसेस कम है सीएटी के एग्जाम में। हाँ, कोई बड़ी लेवल की भर्ती हो, आरएस लेवल की भर्ती हो तो भी सोचे कि नया एडिशनल पूछा जा सकता है, लेकिन सीएटी, राजस्थान एलडीसी या फिर राजस्थान पुलिस की बात करें, इन भर्तियों के अंदर पुराना राजस्थान का एडिशनल ही पूछा जा रहा है।
जिले बढ़ाए जरूर गए थे, भजनलाल सरकार के द्वारा थोड़े कम करे गए हैं, गहलोत सरकार बढ़ा के गया था, लेकिन उसके बाद जिलों का विभाजन सही ढंग से नहीं होने के कारण अपने जो कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पुराने एडिशनल से पूछे जा रहे हैं। तो एक बार मैं जालोर में ही शामिल कर रहा हूं सांचौर क्षेत्र को, जो कभी जालोर की तहसील हुआ करती थी सांचौर, अब नया जिला है। इस सांचौर को बोलते हैं राजस्थान का पंजाब, ध्यान रखना है। राजस्थान का शिमला तो हमने कल लिख लिया था, लेकिन अगर पूछ ले कि राजस्थान का पंजाब किसे बोलते हैं, तो राजस्थान का पंजाब बोलते हैं सांचौर को। पंजाब वैसे 5 नदियों का समूह है, पंचनद। पंजाब जो है वो 5 नदियों का जो समूह है, वो अपने राज्य भारत वाला पंजाब नहीं है, एक पाकिस्तान के अंदर पंजाब क्षेत्र पड़ता है, पंजाब प्रांत पड़ता है। वो जो पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत है वो 5 नदियों के संगम पर है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और इस 5 नदियों के पंच नद में होने के कारण पंजाब नाम रख दिया। वैसे ही अपने राजस्थान का जो सांचौर एरिया है, यहां भी 5 बड़ी नदियां निकलती है, और इस 5 नदियों के कारण इसको राजस्थान का पंजाब बोलने लग गए। अब 5 नदियां कौन सी हैं? तो लूणी की सहायक नदी है, पांचों के पांचों, लीलड़ी, जोजड़ी, मिठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, सूकड़ी, ये सब की सब वो नदियां हैं जो लूणी में गिरती है। और लूणी को आप जानते हो कि ये राजस्थान के पश्चिमी भाग की सबसे लंबी नदी है। ये गुजरात के बाद में जाकर कच्छ के रण में गिरती है, और इस लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ जगह से होता है जो अजमेर के अंदर है। नागपाड़ और तारागढ़ दोनों के बीच में एक झील पड़ती है, आना सागर झील। इस आना सागर झील में गिरती है लूणी नदी, और उसके बाद राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो जो राजस्थान का पंजाब कहलाता है वो सांचौर एरिया कहलाता है। उसके बाद बात करें कि जालोर की सीमा सर कौन से स्टेट को स्पर्श करती होगी, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसको जालोर टच करता है, तो ध्यान रखना है जालोर को स्पर्श करता है गुजरात राज्य। गुजरात की सीमा जालोर को लगती है। अब गुजरात कितना लगता है राजस्थान के साथ, यानी गुजरात राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? राजस्थान के साथ गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के साथ स्पर्श करता है गुजरात। राजस्थान के भी 6 जिले हैं और गुजरात के भी 6 जिले जो आपस में टच करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बनासकाठा, साबरकाठा, माही, दाहोद, अरावली, माही सागर, ये वो गुजरात के 6 जिले हैं जो अपने राजस्थान को टच करते हैं। और राजस्थान के 6 जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, सिरोही और बाड़मेर, ये वो राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात को टच करते हैं। बात आई जालोर दुर्ग। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात मैं लिखने जा रहा हूं जालोर दुर्ग के बारे में, वो थोड़ी खास ध्यान रखनी है। अगर पूछे राजस्थान में कि गढ़ तो गढ़ या देखो सर्वश्रेष्ठ गढ़, कि राजस्थान में ऐसा गढ़ कौन सा है जो सबसे अच्छा गढ़ है, सर्वश्रेष्ठ गढ़ है, तो हम बोलेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लेकिन अगर पूछ ले राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग का उदाहरण किस दुर्ग को माना जाता है, तो भी अपना आंसर रहता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगर प्रश्न बढ़ता है कि राजस्थान में सबसे पहले गिरी दुर्ग किसे बनाया गया या राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग किसे कहा जाता है, तो आंसर रहता है जालोर दुर्ग। थोड़ा खास करके ध्यान रखना है, अपने को नोट करके अपने नोट्स के अंदर लिखना है राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग, यानी पहाड़ी पर सबसे पहले जो दुर्ग बना था वो जालोर दुर्ग बना था। ये पहला गिरी दुर्ग का उदाहरण है। ये जिस पहाड़ी पर पड़ता है, जिस पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी का नाम है सवर्णगिरी पहाड़ी। तो ध्यान रखना है सवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग जो जालोर का है वो राजस्थान का पहला गिरी दुर्ग का उदाहरण है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, सवर्णगिरी और एक कनकाचल पहाड़ी, दो पहाड़ियां हैं और दोनों पहाड़ियों का जो मिलन स्थल है वहां पर यह दुर्ग बना हुआ है। तो जरूरी नहीं है एकला सवर्णगिरी पहाड़ी बनाए ऑप्शन के अंदर, सवर्णगिरी व कनकाचल नामक पहाड़ियों के संगम पर बना दुर्ग है जालोर का दुर्ग। तो दूसरी पहाड़ी का भी नाम अपने को ध्यान रखना है और दूसरा नाम है कनकाचल पहाड़ी। उसके बाद इस दुर्ग को और किस किस नाम से जानते हैं, यानी इस दुर्ग के अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम एक तो इस पहाड़ी के कारण इस दुर्ग को सोवणगिरी बोलते हैं, पहाड़ी पर होने के कारण सवर्णगिरी पहाड़ी पर होने के कारण इस दुर्ग को सोवणगिरी दुर्ग कहा जाता है। लेकिन एक दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जालोर शिलालेख जो है
जालोर के अंदर जो शिलालेख प्राप्त हुए, इस शिलालेख के अंदर इस जालोर दुर्ग का अलग नाम से जानते हैं। यानी इस शिलालेख के अनुसार इस दुर्ग को जाबालीपुर कहा जाता है, क्योंकि जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम है, ध्यान रखना है। तो जाबालीपुर दुर्ग बोल दो या सुवर्णगिरी दुर्ग बोल दो, मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूं कि जालोर दुर्ग का पुराना नाम, जैसे नागौर दुर्ग का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था, वैसे ही जालोर का पुराना नाम शिलालेख में मिलता है जाबालीपुर, और इसीलिए इस दुर्ग को जाबालीपुर के नाम से जानते हैं। आगे की बात करें तो इस दुर्ग के नजदीक एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। तो अगर पूछ ले कि जालोर दुर्ग के नजदीक कौन सी नदी बहती है, तो जालोर दुर्ग के नजदीक बहती है सूकड़ी नदी। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि सर सूकड़ी नदी कौन सी नदी में गिरती है? जो कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी में गिरती है तो हम उसको सहायक बोलते हैं, और सूकड़ी सहायक है लूणी की। सूकड़ी नदी पर बांकड़ी नाम से एक डैम भी बना हुआ है, और जो बांकड़ी बांध बना हुआ है वो सूकड़ी नदी पर राजस्थान के जालोर जिले में। तो ध्यान रखना है, बांकड़ी बांध जालोर में सूकड़ी नदी पर बना हुआ है, और सूकड़ी जो नदी है वो लूणी की सहायक नदी है। तो जालोर दुर्ग जालोर के अंदर है, कनकाचल पहाड़ी और श्रवणगिरी पहाड़ी दोनों पहाड़ियों के मिलन स्थल पर है। इसके नजदीक से सूकड़ी नदी गुजरती है। अगर बात करें कि इस दुर्ग का निर्माता किसे कहा जाता है, अर्थात इस दुर्ग का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो देखो इस दुर्ग का निर्माण किया जाता है 8वीं शताब्दी के अंदर। यानी जालोर दुर्ग से रिलेटेड आगे की बात करें तो जालोर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, प्रतिहार शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो अगर निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखना है 8वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों द्वारा, 8वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, प्रतिहार शासकों द्वारा। इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आगे की बात करें कि इस जालोर दुर्ग के अंदर एक जैन इतिहासकार, यानी जैन धर्मी, जिनका नाम है उदोतन सूरी, उदोतन सूरी, इन्होंने 7वीं शताब्दी के अंदर ही 7वीं शताब्दी के अंदर इस दुर्ग का इस दुर्ग के अंदर कुवल्ले माला नाम से एक ग्रंथ लिखा था। तो अगर पूछ ले कुवल्ले माला ग्रंथ की रचना राजस्थान के किस दुर्ग में हुई है, तो कुवल्ले माला ग्रंथ लिखा गया है राजस्थान के जालोर दुर्ग के अंदर। और इस कुवल्ले माला ग्रंथ को लिखने वाले जो हैं वो हैं उदोतन सूरी। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। उसके बाद जालोर में सोनगरा चौहानों का शासन काल रहा है, यानी इस दुर्ग पर सोनगरा चौहान वंश ने शासन किए। अगर बात आ जाए कि सोनगरा के चौहान वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, यानी यहाँ से सोनगरा चौहानों की नींव रखने वाला कौन था, तो यहाँ से सोनगरा चौहानों की नींव रखी जाती है कीर्तिपाल के द्वारा। तो ध्यान रखना, कीर्तिपाल ने सोनगरा चौहानों की नींव रखी थी जालोर दुर्ग से, यानी इस दुर्ग में सोनगरा चौहानों का जो शासन काल शुरू किया जाता है वो कीर्तिपाल के द्वारा शुरू किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कवर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी जालोर दुर्ग के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र है, किस क्षेत्र में स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद एक इतिहासकार का कथन भी आता है हसन निजामी करके, वो हसन निजामी जालोर दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताते हैं। तो ध्यान रखना है, हसन निजामी के द्वारा, उर्दू इतिहासकार है, हसन निजामी के द्वारा जालोर दुर्ग को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग का राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा। इन्होंने जालोर दुर्ग के बारे में कहा, जालोर दुर्ग के बारे में कि ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जिसका किसी विजेता ने द्वार नहीं खोले, यानी कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ
जो जालोर दुर्ग के गेट खोल पाया, गवार नहीं खोले। ये याद रखना है। हसन निजामी नाम का एक उर्दू इतिहासकार है, उन्होंने इस जालोर दुर्ग के बारे में कथन बोला है। तो जालोर दुर्ग के बारे में कथन भी ध्यान रखना है कि भाई किस शासक के द्वारा कौन सा कथन कहा गया है। उसके बाद इस जालोर दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल कौन से हैं? तो जालोर दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल में नंबर 1 आता है सवाई मानसिंह का महल। सवाई मानसिंह का महल। एक वैसे चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में भी स्थित है और यहाँ भी एक चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है। चामुंडा देवी का मंदिर। इस दुर्ग के नीचे ना गर्म और ठंडे पानी का क्षेत्र है, जिसे शीशा महल कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, शीशा महल, जहां गर्म और ठंडा पानी, गर्म व ठंडा पानी बहता है। तो शीशा महल ध्यान रखना है कि इस दुर्ग के अंदर स्थित है। जालोर दुर्ग के अंदर एक झरना भी है लव कुश के नाम से, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर प्रतापगढ़ में, वहां भी ठंडी और गर्म जल जल धाराएं बहती है। वो झरना है लव कुश के नाम से, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर। पहले तो सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में आता था, अब चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ अलग बन चुका है जिला। 2008 में बना था ये अलग जिला वसुंधरा सरकार में, अब वो प्रतापगढ़ जिले में शामिल हो गए। तो हमने 3 पेजों में कवर किए। कौन सा दुर्ग? जालोर दुर्ग। याद रख लेना, अच्छे से लिख लेना अपने नोट्सों के अंदर। शायद 9 नंबर दुर्ग हम कवर कर रहे हैं आज, यानी 9 दुर्ग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद नंबर 10 दुर्ग की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग की, जो तारागढ़ दुर्ग पड़ता है राजस्थान के अजमेर में और तारागढ़ दुर्ग पड़ता है राजस्थान के बूंदी में। तो अगला जो अपना दुर्ग रहने वाला है वो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। लेकिन ध्यान रखना है, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के 2 जिलों में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के 2 जिलों में स्थित है। पहले अजमेर वाला कवर कर लेते हैं। तारागढ़ दुर्ग, अकबर मैगजीन किला भी अजमेर के अंदर है, तारागढ़ भी अजमेर के अंदर है। अजमेर पहली बात, गिरी दुर्ग का उदाहरण, गिरी दुर्ग का उदाहरण। दूसरा, गढ़ बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित, गढ़ बीठली पहाड़ी पर स्थित। नंबर 3 बात, और किस नाम से जानते हैं? तो तारागढ़ को गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। यानी तारागढ़ को गढ़ बिटली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह गढ़ बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है और इसीलिए इस दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है। तो तारागढ़ दुर्ग या गढ़ बिटली। अगर बात आई इस दुर्ग का निर्माता किसे कहा जाता है, तो इस दुर्ग का निर्माता कहा जाता है अजय राज को। अजय राज ने 1113 ईस्वी में 111 और 3 1113 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। बाकी अजय राज को अजमेर शहर का संस्थापक भी कहा जाता है। अजमेर का संस्थापक यानी अजमेर को बसाने वाला है अजय राज। और अजमेर की स्थापना भी कब हुई थी? 1113 ईस्वी में। वैसे यहाँ अंडों का उत्पादन ज्यादा होने के कारण इस जिले को राजस्थान में अंडों की टोकरी कहा जाता है। वैसे जैसे आंध्र प्रदेश को भारत में अंडों की टोकरी बोलते हैं, अपने राजस्थान में अंडों की टोकरी कहलाता है अजमेर जिला। तो अजमेर का निर्माता भी ध्यान रखना है। उसके बाद बात आई इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा गया, तो ध्यान रखना है संगा, जिसे सैनिकों का भगनाव शेष कहा जाता है, महाराणा संगा मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा का भाई, महाराणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज के द्वारा कुछ भाग का निर्माण करने के कारण, कुछ भाग का निर्माण करके अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग को तारागढ़ की पहचान दी।
इस दुर्ग को तारागढ़ नाम दिया गया? तो अगर पूछ ले कि तारागढ़ नाम जो दिया गया है वो किस कारण दिया गया है, तो ये कारण है। उसके बाद माणा संघ से रिलेटेड भी ध्यान रख लेना, इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष, या फिर इन्हें बोलते हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान कहा जाता है। इनके टाइम की एक लड़ाई है खानवा का युद्ध, वो कई बार पूछा जाता है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, 17/3/1527 को। खानवा का मैदान जो पड़ता है वो गंभीरी नदी के तट पर पड़ता है, और खानवा भरतपुर जिले का क्षेत्र है। और यहाँ संगा और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी। महाराणा संगा व मुगल संस्थापक, भारत में मुगलों की स्थापना करने वाले बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा संगा की पराजय हुई थी, अर्थात हार हुई थी। और बाबर ने इस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का अर्थ होता है धर्म विरोधी, तो धर्म विरोधी का नारा दिया था बाबर के द्वारा इस दुर्ग के अंदर। उसके बाद और बात करें तो तारागढ़ दुर्ग जो है उसके अंदर रुट्ठी रानी का महल स्थित है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रुट्ठी रानी का महल किस दुर्ग में स्थित है? और रुट्ठी रानी के नाम से इतिहास में जो प्रसिद्ध हुई है वो है उम्मादे। उम्मादे को इतिहास में रुट्ठी रानी के नाम से जाना गया, और इनका महल जो बना हुआ है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर ही बना हुआ है। तो रुट्ठी रानी का महल भी ध्यान रखना है। वैसे इस दुर्ग के अंदर 14 विशाल बुर्ज भी बने हुए हैं, तो एक ये बात भी ध्यान रख लेना, 14 विशाल बुर्जों वाला दुर्ग, 14 विशाल बुर्जों वाला दुर्ग। तो ध्यान रखना है 14 विशाल बुर्जों वाला दुर्ग। जैसे 37 जूनागढ़ के अंदर था, 99 सोनारगढ़ के अंदर था, वैसे ही 14 बुर्जों वाला दुर्ग किस दुर्ग को बोलते हैं? तो तारागढ़ दुर्ग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग भी हो चुका है, और उसके साथ साथ हमने जालोर का सुवर्णगिरी किला कनकाचल पहाड़ी पर जो पड़ता है उसके बारे में भी लिख लिया। अब आगे बात करते हैं हम तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले बूंदी वाले की बात। यानी तारागढ़ के नाम से राजस्थान में दो दुर्ग हैं, एक तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर हो गया, और एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी जिले में भी है। हड़ौती क्षेत्र का हवा महल बोलते हैं इसका। हड़ौती का ताजमहल और हवा महल कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग बूंदी, क्योंकि हड़ौती क्षेत्र है ना, वो 4 जिलों का क्षेत्र है। हड़ौती क्षेत्र का ताजमहल। हड़ौती की बात करें तो हड़ौती क्षेत्र के अंदर राजस्थान के 4 जिले आते हैं हड़ौती क्षेत्र में, और वो 4 जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और राजस्थान का झालावाड़। इन चारों जिलों को मिश्रित रूप से हड़ौती कहा जाता है, अड़ा शासकों का शासनकाल होने के कारण। तो हड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन से जिले शामिल है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान ध्यान रखना है। और तीसरी बात आई कि तारा के समान आकृति होने के कारण, तारा के समान आकृति होने के कारण इस दुर्ग को तारागढ़ कहा गया है। इस दुर्ग को तारागढ़ नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना है तारागढ़ नाम देने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। तो तारे के समान आकृति दिखाई देने के कारण इस दुर्ग को तारागढ़ बोलते हैं। बाकी अगर पूछ ले, एक तो ये लॉजिक हो गया, दूसरा तारागढ़ पर्वत पे भी पड़ता है, गिरी दुर्ग है, तारागढ़ पर्वत पर होने के कारण। तो दोनों कारण ध्यान रखना है, होने के कारण और पर्वत पर होने के कारण इस दुर्ग को हम कौन से दुर्गों की श्रेणी में शामिल कर लेंगे? गिरी दुर्ग की श्रेणी में शामिल हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। जालोर दुर्ग के बारे में भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट लिख लिया, और अजमेर वाला जो तारागढ़ दुर्ग है गढ़बीटली पहाड़ी पर जो बना हुआ है उस दुर्ग के बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें कर ली। आगे बात करें कि तारागढ़ रिलेटेड और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, या फिर तारागढ़ दुर्ग से रिलेटेड और कोई जानकारी की बात करें
तो तारागढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध दुर्ग बताओ, तो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, भित्ति चित्रों के लिए फेमस दुर्ग माना जाता है। उसके बाद बात करें कि इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ था, तो इस दुर्ग का निर्माण होता है 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी के अंदर बरसिंह के द्वारा, शासक परमार वंश के शासक बरसिंह द्वारा, तो बरसिंह के द्वारा 14वीं शताब्दी के अंदर इस तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी वाला दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण किया जाता है। तो अगर निर्माता पूछे तो निर्माता ध्यान रखना है, बरसिंह निर्माता थे इस दुर्ग के। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इस दुर्ग के अंदर जो 1569 ईस्वी में इस दुर्ग पर अकबर का आक्रमण होता है। 1569 ईस्वी में अकबर का आक्रमण, और जिस समय अकबर इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं उस समय इस दुर्ग के जो शासक थे वो थे दुर्जन साल आड़ा, और दुर्जन साल आड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करके यानी गुलामी करके और इस दुर्ग को अकबर की देख रेख में दे देते हैं। तो ध्यान रखना, इस दुर्ग को अकबर ने गुलाम बनाया था दुर्जन साल आड़ा के समय, यानी दुर्जन साल आड़ा के द्वारा इस दुर्ग को दिया जाता है, अकबर के अधीन कर दिया जाता है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि दुर्जन साल आड़ा के समय इस दुर्ग को अकबर को सौंप दिया था। उसके बाद बात करें इस दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल कौन से, तो इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल की बात करें तो एक तो छत्र विलास पड़ता है। ये छत्र विलास भी काफी बार पूछा जाता है, दर्शनीय स्थल। तो इस दुर्ग में पड़ता है छत्र विलास। छत्र विलास किस दुर्ग का प्रमुख दर्शनीय स्थल माना जाता है, तो छत्र विलास प्रमुख दर्शनीय स्थल माना जाता है तारागढ़ दुर्ग का, अजमेर का। दूसरा है अनिरुद्ध महल, तीसरा है अनिरुद्ध महल, नंबर 3 हो जाएगा रतन महल। अनिरुद्ध महल, रतन महल या छत्र विलास प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी के। तो इसके दर्शनीय स्थल से रिलेटेड भी क्वेश्चन ध्यान रख लेना कि इसके अंदर कौन से दर्शनीय स्थल है। एक पड़ता है फूल महल, फूल महल भी दर्शनीय स्थल है तारागढ़ दुर्ग बूंदी का। उसके बाद दीवान ए आम स्थान भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। तो कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो भी ध्यान रख लेना, दीवान ए आम, फूल महल, छत्र विलास, अनिरुद्ध महल या रत्न महल प्रमुख दर्शनीय स्थल है तारागढ़ दुर्ग से रिलेटेड। तो देखो हमने आज 3 दुर्गों के बारे में कंसेप्ट कवर किए। एक तो हमने जालोर दुर्ग के बारे में फैक्ट लिख लिया जितने भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, और उसके बाद आज तक के इतिहास में जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है उस दुर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन दुर्गों के बारे में भी बात कर ली। आप ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से अपने नोट्स के अंदर कवर कर लीजिए, और उसके बाद हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बटनेर दुर्ग के बारे में कंसेप्ट, यानी जितने भी बाकी के जो नाहरगढ़ दुर्ग है जैसे जयपुर वाला जिसे सुदर्शनगढ़ बोलते हैं नाहरगढ़ दुर्ग को, वो दुर्ग भटनेर दुर्ग, इस प्रकार के अपने 4-5 क्लास और आएगी। ये 5वीं क्लास है, 8 या 9 क्लास के अंदर अपने दुर्गों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप ये 3 दुर्ग और अपने ऐड कीजिए अपने नोट्सों के अंदर, और बाकी इस क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो जिससे हम और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो कम से कम हर बच्चे का फर्ज बनता है कि भाई कम से कम 5 या 7 ग्रुप के अंदर ये क्लासेस जरूर शेयर किया करो, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़। क्योंकि रिस्पेक्ट कर ली, आप क्लास शेयर ही नहीं करते, तो कम से कम रिक्वेस्ट आपसे कि आप हो सके इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर किया करें जिससे हमें कोई और दूसरी तरीका ना आजमाना पड़े। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि सभी को, जय हिंद साथियों।